नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा BS 6 उत्सर्जन मानक। परिवहन मंत्री ने वाहन कंपनियों से मांगा सहयोग। नक्सल पीड़ित इलाकों के लिए 1000 करोड़ रुपए मंजूर। 7 राज्यों के 35 जिलों को केंद्र की मदद। विकास कार्यों में आएगी तेजी। निलंबित बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई। अनुशासन समिति ने पाया दोषी। केंद्रीय संसदीय बोर्ड लेगा अंतिम फैसला। उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी। सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में सहमति। हाइड्रोजन बम धमाके के दावे पर अमेरिका ने जताया शक। और भारतीय महिला निशानेबाज अपूर्वी चंदेला का विश्व रिकॉर्ड। स्वीडिश कप ग्रापी में 10 मीटर एयर राइफल में 211.2 अंक अर्जित कर जीता स्वर्ण पदक। चीन की यी सिलिंग का रिकॉर्ड तोड़ा। प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने अप्रैल 2020 से वाहन उत्सर्जन मानक भारत स्टेज यानी कि BS 6 लागू करने का फैसला किया है। इसे महानगरों से शुरू कर पूरे देश में लागू किया जाएगा और ये 2 पहिया वाहनों पर भी लागू होगा। अभी ईंधन और ऑटो तकनीक में BS 4 मानक लागू है। प्रदूषण रोकने के उत्सर्जन नियमों पर विचार करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में बुधवार को अंतर मंत्रालय बैठक हुई। इसमें वाहनों में BS 4 मानक के बाद सीधे BS 6 लागू करने का फैसला लिया गया है। BS 6 मानक अप्रैल 2020 से लागू हो जाएंगे। BS 4 की तरह इसे भी पूरे देश में एक साथ लागू नहीं किया जाएगा। शुरुआत महानगरों से होगी, बाद में देश के दूसरे हिस्सों को इसमें शामिल किया जाएगा। BS 6 नॉर्म्स 2 व्हीलर पर भी लागू होंगे। 2 व्हीलर्स के लिए भी सेम नॉर्म्स होंगे, सेम फ्यूल होगा और सबके लिए लागू होगा 1 अप्रैल 2020। BS 6 जो बोलते हैं वो लागू फ्यूल के स्टैंडर्ड के लिए। इसे अपनाने के लिए ऑटो और रिफाइनरी क्षेत्र में बड़े निवेश की जरूरत होगी। सरकार ने ऑटो कंपनियों से इसके लिए सहयोग मांगा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कह रहा हूँ, उनसे आह्वान करूंगा कि उनकी दिक्कतों के लिए हम उनको सहयोग करेंगे और देश को प्रदूषण से बचाने के लिए हमारी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन भी इसके लिए हमको सहयोग करे, मदद करे। उत्सर्जन मानक ये तय करेंगे कि गाड़ी से ईंधन के जलने पर वातावरण कितना प्रदूषित हो रहा है। इसमें ईंधन की क्वालिटी और इंजन टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा महत्व होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली हाईकोर्ट ने सम विषम फॉर्मूले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से ये पूछा है कि 15 दिन तक इस योजना को लागू करने की क्या जरूरत है। कोर्ट ने इस योजना को लेकर कई याचिकाओं पर कल सुनवाई की। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से सम विषम योजना से अब तक हुए फायदों के बारे में पूरी जानकारी मांगी है। शुक्रवार को दिल्ली सरकार को ये रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपनी होगी। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि क्यों नहीं इस योजना को शुक्रवार तक खत्म कर दिया जाए। स्कीम में वुमेन ड्राइवर्स को और 2 व्हीलर्स को एग्जेम्पशन दी गई हैं। वो जो ऑब्जेक्टिव है स्कीम का, पोल्यूशन लेवल कम किए जाएं, उसको अचीव नहीं करने में सहयोग नहीं दे रही हैं, बल्कि डिफीट कर रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में करीब 12 याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि सेंट्रल एक्ट के तहत इस योजना की शुरुआत की गई है, लेकिन इसको लागू करने का अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं है। गवर्नमेंट को ये शो करना है कि वेदर पोल्यूशन लेवल वाकई ही डाउन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो 8 तारीख के बाद कोर्ट इंटरिम रिलीफ के ऊपर विचार करेगी कि अगर स्टैटिक्स ऐसे शो करते हैं कि सब्सटेंशियल पोल्यूशन लेवल का फर्क पड़ा है तो बात अलग है। अगर नहीं पड़ा तो कोर्ट फिर उस पर विचार कर सकती है कि इसको फर्दर कंटिन्यू किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने साफ साफ ये संकेत दे दिया है कि कार पूल करने या पैदल आने का मतलब ये नहीं कि कार इस्तेमाल नहीं हो रही है। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि इस योजना से प्रदूषण कम हुआ है। दिल्ली सरकार ने 15 दिन के लिए पूरी कार्ययोजना बनाई है और एक प्रभावी एनालिसिस के लिए सारे तथ्यों पर, क्योंकि वेदर का भी मूड अलग अलग चेंज हो रहा है, तो एक सही एनालिसिस के लिए 15 दिन की एक हमें सैंपल चाहिए। कई बार कहा है कि दिल्ली के बॉर्डर के एरिया में पोल्यूशन उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन व्हीकल पोल्यूशन जो सबसे खतरनाक होता है PM 2.5, वो पोल्यूशन निश्चित रूप से जो पूरा आंतरिक दिल्ली का हिस्सा है उसमें कम हो रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सम विषम फॉर्मूला तैयार किया गया है।
ये नियम 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ट्रायल के तौर पर लागू किया गया है। ओड इवन स्कीम से दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की भीड़ में तो कमी आई है, लेकिन क्या इससे प्रदूषण के स्तर में भी किसी तरह का कमी देखी गई है? दिल्ली सरकार को शीघ्र ही इसका जवाब देना है, जिसके बाद ओड इवन स्कीम का भविष्य दिल्ली हाई कोर्ट तय करेगा। दिल्ली से कैमरामैन संतोष यादव के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी दाखिले के लिए दिल्ली सरकार ने मैनेजमेंट कोटा खत्म कर दिया है। सरकार का कहना है कि मैनेजमेंट कोटा के बहाने घोटाले किए जा रहे हैं। नए निर्देश के अनुसार 75% सीटें आम बच्चों के लिए और 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी। सरकार ने 62 ऐसे पैमाने तय किए हैं जिसका पालन नहीं करने पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। वहीं प्राइवेट दिल्ली सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उनके मामलों में दखल दे रही है। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में एडमिशन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए और प्रो पीपल करने के लिए ये आज बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। और ये जो माफिया जिसका कब्जा बुरी तरह से शिक्षा के ऊपर हो गया है, शिक्षा को इन्होंने दुकानें बना ली है, इसको सरकार खत्म करेगी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नया टीवी विज्ञापन विवादों में आ गया है। जानकारों का कहना है कि विज्ञापन से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है, तो वहीं विपक्ष इस विज्ञापन के खिलाफ याचिका दायर करने पर विचार कर रहा है। हेलो, हाँ नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये विज्ञापन इन दिनों सुर्खियों में है। विज्ञापन के जरिए केजरीवाल सम विषम नियम को लागू करने में जनता का सहयोग मांग रहे हैं, लेकिन ये विज्ञापन अब विवादों में आ गया है। जानकार इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन मान रहे हैं। It's a very popular voice in Delhi now, so everybody understands that it is Arvind Kejriwal. तो इसलिए ये उल्लंघन है, उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये अरविंद का जो इनिशिएटिव है ये तो सक्सेसफुल है ही ऑलरेडी। इस विज्ञापन को लेकर बीजेपी ने भी ऐतराज जताया है। 15 जनवरी के बाद बीजेपी इसके खिलाफ याचिका दायर करने पर विचार कर रही है। 15 तारीख निकलने के बाद जिस प्रकार से आपने एक खुला उल्लंघन किया सुप्रीम कोर्ट का, हम निश्चित तौर पे इसके ऊपर कोर्ट पे जाएंगे और कोर्ट के संज्ञान में लेके आएंगे कि किस प्रकार आपकी वायलेशन का ही खुला उल्लंघन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सरकारी विज्ञापनों में सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस की तस्वीरें ही लगाई जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए इनकी इजाजत लेनी होगी। ऐसा पहली बार नहीं है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है। इससे पहले भी आनंद पर्वत मामले में केजरीवाल का विज्ञापन विवादों में आया था। विवाद बढ़ने पर दिल्ली सरकार को विज्ञापन वापस लेना पड़ा था। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और केंद्र सरकार ने नक्सल की समस्या से जूझ रहे 7 राज्यों के 35 जिलों के लिए 1000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद को मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के तौर पर यह राशि देने का फैसला किया है। इसके तहत झारखंड के 16 जिलों को सबसे ज्यादा 457 करोड़ 12 लाख की मदद दी गई है। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों के लिए 228 करोड़ 56 लाख आवंटित किया गया है। वहीं बिहार के 6 जिलों के लिए 171 करोड़ 42 लाख, जबकि ओडिशा के 2 जिलों के लिए 57 करोड़ 14 लाख की राशि रखी गई। इनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के एक जिले शामिल हैं। इस मद में इन तीनों राज्यों को 28 करोड़ 57 लाख की राशि आवंटित की गई है। इन राशि का इस्तेमाल नक्सल पीड़ित इलाकों में विकास के कार्यों में किया जाएगा। और देश के कई राज्यों में सूखे की स्थिति की समीक्षा के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के लिए 2550 करोड़ के सूखा राहत पैकेज का ऐलान किया गया। आंध्र प्रदेश को 433.77 करोड़ रुपए, उड़ीसा के लिए 815 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश के लिए 1304.52 करोड़ का ऐलान किया गया। देश में इस बार मानसून की बारिश में कमी और सूखे के चलते फसल की बुआई भी प्रभावित हुई है। किसानों को राहत देने के मकसद से सरकार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को पहले ही सूखा पैकेज देने की घोषणा कर चुकी है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सूखे से निपटने के लिए 5122 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी।
और केंद्रीय कैबिनेट ने कल आर्थिक नीतियों और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई फैसले किए। इनमें सबसे अहम रहा स्टैंड अप इंडिया पॉलिसी को मंजूरी। इस नीति के जरिए SC, ST और महिला उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। इसके अलावा कैबिनेट ने हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि HMT की 3 यूनिट बंद करने और VRS पैकेज को भी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने आखिरकार घाटे में चल रही HMT लिमिटेड, HMT चिनार वॉच लिमिटेड और HMT बेरिंग लिमिटेड को बंद करने का फैसला ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार अब इन कंपनियों की चल और अचल संपत्तियों को बेचेगी। बंद कंपनियों के कर्मियों को 427.48 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है, जिससे करीब 1000 कर्मचारियों को VRS की एक मुश्त राशि मिलेगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए भारत और बहरीन के बीच हुए समझौते को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 99 किलोमीटर लंबे NH74 को 4 लेन का किया जाएगा। कैबिनेट ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट और मुद्रा बैंक नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिंगापुर के बीच हुए करार को भी मंजूरी दी। Credit Guarantee Fund is being established for the Mudra loans. Second is again a Credit Guarantee Fund which has been set up to support the Stand Up India campaign. स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने की सरकार की योजना है। इसके लिए सभी बैंकों को कम से कम 2 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता मुहैया कराने का लक्ष्य दिया गया है। इससे लगभग 2.5 लाख लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक में अमित जोगी को पार्टी से बाहर करने का फैसला हुआ है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने की। कमेटी ने कहा गया कि अमित जोगी ने इस बर्ताव से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। वहीं पार्टी के इस फैसले से प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अंतागढ़ उपचुनाव फिक्सिंग मामले में बड़ा फैसला किया है। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे और विधायक अमित जोगी को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में अजीत जोगी के निष्कासन का प्रस्ताव भी पारित किया गया। अजीत जोगी जी को पार्टी से निष्कासित 6 साल के लिए करने की अनुशंसा AICC को, रमन सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव और उनके जरा भी नैतिकता बची हो तो इस्तीफा देने की बात का प्रस्ताव, प्रमुख रूप से ये 3 प्रस्ताव पारित किए हैं। अमित जोगी ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि वो डट कर मुकाबला करेंगे। ये निर्णय अंतिम नहीं है। हमारे पार्टी का संविधान मुझे अनुच्छेद 19 नियम 8 के अंतर्गत अपील का अधिकार देता है। मैं उस अधिकार का प्रयोग करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे सोनिया जी और राहुल जी के समक्ष न्याय जरूर मिलेगा। उधर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया है। रमन सिंह इसे कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला बताते हुए किसी भी तरह की जांच से इनकार कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद पर पार्टी कड़ी कार्रवाई कर सकती है। पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति ने उनके बयानों को अनुशासन कायम रखने में नाकाम और पार्टी को शर्मिंदगी में डालने वाला पाया है। अनुशासन समिति के अध्यक्ष गणेशी लाल ने कहा कि इस मामले में पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट सौंप दी गई है कि कीर्ति आजाद ने लक्ष्मण रेखा पार की है। इस पर अब फैसला केंद्रीय संसदीय बोर्ड करेगा। गणेशी लाल ने कहा है कि समिति का काम केवल ये पता लगाना था कि क्या आजाद के बयान से पार्टी की छवि को धक्का लगा है और नेताओं के लिए असहज स्थिति पैदा हुई। कीर्ति आजाद ने DDCA में गड़बड़ी को लेकर एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ सार्वजनिक बयान दिया था। इसके बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर नोटिस जारी किया गया था। जेडीयू के 2 बागी विधान पार्षद नरेंद्र सिंह और सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद की सदस्यता खत्म हो गई है। लंबी सुनवाई के बाद बुधवार को विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इनकी सदस्यता खत्म करने का फैसला सुनाया। दोनों पर जेडीयू सदस्य होते हुए विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लिए काम करने का आरोप था। विधान परिषद में जेडीयू के मुख्य सचेतक ने सभापति सचिवालय को लिखित रूप से दोनों की सदस्यता खत्म करने की गुजारिश की थी। इसके पहले इसी आधार पर सभापति पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह की सदस्यता खत्म कर चुके हैं।
नरेंद्र सिंह का कार्यकाल 2018 में, जबकि सम्राट चौधरी का कार्यकाल 2020 में खत्म होना था। और अरुणाचल प्रदेश की सियासी लड़ाई बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। विधानसभा अध्यक्ष हटाए नवाब रेबिया ने गुवाहाटी हाई कोर्ट से अर्जी के खारिज होने को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी। रेबिया की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अगुवाई वाली पीठ सुनवाई करेगी। रेबिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने उनकी याचिका भूलवश खारिज कर दी। रेबिया ने हाई कोर्ट में अंतरिम अर्जी दी थी, जिसमें जस्टिस बीके शर्मा को उनकी याचिका की सुनवाई से हटाने की मांग की गई थी। 16 दिसंबर को ईटानगर के सामुदायिक भवन में डिप्टी स्पीकर की अध्यक्षता में विधानसभा की बैठक बुलाई गई। इसमें कांग्रेस के बागी विधायकों और बीजेपी विधायकों ने रेबिया को स्पीकर पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। हालांकि रेबिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुवाहाटी हाई कोर्ट ने दिसंबर में विधानसभा सत्र के दौरान लिए गए फैसलों पर 1 फरवरी तक के लिए रोक लगा दी थी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मधुबनी चित्रकारी, मिथिला की लोक कला और बिहार की पहचान। प्रकृति और पौराणिक गाथाओं से सराबोर, चटकीले और मटियाले रंग बनाए चित्रों को खूबसूरत। देवी देवता, पशु पक्षी, फूल और पत्तियां, 2 तरह की होती हैं तस्वीरें, भित्ति चित्र और अल्पना। पहले कच्ची मिट्टी की झोपड़ियों पर होती थी चित्रकारी, अब कागज, कपड़े और कैनवास पर उतरी ये शानदार कलाकारी। और चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हुए आतंकी हमले की जांच शुरू हो गई है। एनआईए प्रमुख ने कल एयरबेस का दौरा किया। एनआईए ने आतंकियों की ओर से बंधक बनाए गए गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह से पूछताछ भी की। उधर विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने पुख्ता तौर पर कहा है कि पठानकोट से लेकर अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ और जलालाबाद में हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमले के पीछे शामिल लोग शांति वार्ता को पटरी से उतारने की कोशिश में हैं। एनआईए के प्रमुख शरद कुमार ने बुधवार को पठानकोट एयरबेस का दौरा किया। यहां 6 आतंकियों के मारे जाने के बाद 5वें दिन भी बुधवार को सर्च ऑपरेशन जारी रहा। एनआईए ने आतंकी हमले के मामले में 3 एफआईआर दर्ज की है और कहा है कि पाकिस्तान से वो वॉइस सैंपल मांगे जाएंगे जिससे एक आतंकी ने बातचीत की थी। एनआईए ने 31 दिसंबर की रात बंधक बनाए गए पंजाब पुलिस के एसपी और उसके साथियों से भी पूछताछ की। एनआईए उस दरगाह पर भी पहुंची जिसका जिक्र एसपी ने पूछताछ में किया था। ना सर आ रहे थे, पूछताछ कर रहे, कितने बजे आए थे, वो कितने बजे हम गए थे और क्या करने के लिए आए थे। हमने बोला कि नया साल सुबह चढ़ने वाला था। बोला तो मेरे मौसा जी है, उनसे साथ बात हुई, वो कहने लगे कि सुबह नया साल चढ़ने वाला है। तो साहब बोले कि हम सईदा सलाम कर लेते हैं, ख्वाजा साहब की दरगाह है और हम भी अजमेर जाते हैं। हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को पठानकोट में मारे गए आतंकियों के पास से जो सबूत मिले हैं वो सभी पाकिस्तान की ओर इशारा कर रहे हैं। यही नहीं, विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ और जलालाबाद में बीते 3 दिनों के दौरान हुए हमलों के तार भी पाकिस्तान से जुड़ने के पुख्ता सबूत हासिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मंगलवार को फोन पर हुई बात में इस बारे में अपनी चिंता जता चुके हैं। यह टेरर अटैक मिलिट्री आईएसआई कॉम्प्लेक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। जो एक तो कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक था, पठानकोट एयरबेस पर टेरर अटैक हुआ, उसी समय हमारे कॉन्सुलेट मज़ार शरीफ पर टेरर अटैक हुआ। ये कोऑर्डिनेशन तभी संभव है जबकि आर्मी इन्वॉल्व है डायरेक्शन देने में। 2 अलग अलग कंट्री में टेरर अटैक हो रहा है। उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ अली ने कहा कि कुछ तत्व भारत और पाकिस्तान की शांति वार्ता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब्बास ने हालांकि कहा कि ऐसे तत्व अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे। नवाज शरीफ ने जहां आतंकी हमले की जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया था, तो वहीं पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि पठानकोट हमले पर अब तक पाकिस्तान की भूमिका पर कोई सवाल नहीं खड़े किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने पठानकोट आतंकी हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे केंद्र सरकार की नाकामी बताया।
कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि जब पहले से खुफिया सूचना थी तो हमला कैसे हुआ। प्रधानमंत्री थे शरीफ जी और वो जाने के कांग्रेस ने पठानकोट आतंकी हमले को केंद्र सरकार की नाकामी करार दिया है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे ने प्रधानमंत्री के अचानक लाहौर पहुंचने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार को आतंक से लड़ने के लिए निर्णायक कदम उठाने चाहिए। 99 से लेके लाल किला पर जो हल्ला भी हो गया था, तो ये 4 हल्ले जो महत्वपूर्ण थे वो एनडीए के टाइम हो गए थे। वहां तो कभी किसी हम लोगों ने हिंदू टेरर की बात नहीं की थी। हमारी तो भूमिका बहुत स्पष्ट है कि टेरर किसी जाति का धर्म का नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता पे आती है तो ये टेररिज्म इस देश में बढ़ते रहा है। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह सामने आए। इंडिया चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वहां पर जो हार्ड लाइन जिहादी ग्रुप्स हैं वो इंडिया का टारगेट है, जैसे कि अमेरिका टारगेट एक्सेट्रा। इंडिया को टारगेट करने के लिए कुछ हार्डलाइन ग्रुप्स पैदा किए गए हैं, नर्चर किए गए हैं बाय मिलिट्री एंड आईएसआई। केंद्र और महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी पठानकोट आतंकी हमले के लिए सरकार की पाकिस्तान नीति पर सवाल उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच रक्षा मंत्री ने कहा है कि जवानों की जिंदगी की सुरक्षा के मद्देनजर अभियान लंबा चला। सेना ने कहा है कि पठानकोट हमले से निपटने के लिए एनएसजी की तैनाती सभी का साझा फैसला था। वहीं भारतीय वायुसेना ने पठानकोट अभियान के दौरान बेहतर तालमेल की बात कही है। बीएसएफ ने पाकिस्तान से लगी पंजाब और जम्मू की सीमा पर 2000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती का फैसला किया है, ताकि नदी और जंगल वाले खाली इलाकों को भी कवर किया जा सके। और इसी बीच पंजाब में कल एक किसान ने गुरदासपुर टिब्री मार्ग पर टिब्री कैंट के पास 2 संदिग्ध लोगों को सेना की वर्दी में देखा। इसके बाद गुरदासपुर में अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं पठानकोट एयरबेस के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। बजट पूर्व चर्चा के तहत वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल औद्योगिक जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधियों ने सरकार से जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने की मांग की। साथ ही आयकर के नियमों को भी सरल बनाए जाने की मांग उठी। उद्योग जगत की चाहत है कि देश में व्यापार करने को आसान बनाने और विकास की रफ्तार हासिल करने के लिए सरकार को निर्णायक कदम उठाने चाहिए। इन प्रतिनिधियों ने मुलाकात में कहा कि सरकार को आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में बड़ा पूंजी निवेश करना चाहिए। Ease of doing business, we talked about, on the taxation part, that would help. Make in India also would be helped by ease of doing business, because Make in India is all about investments by Indian companies and by foreign companies in India to be made for India and to be made for the external world. Revive investment. I mean, the government is obviously concerned how to see that private investment comes in on the back of public investment. We are of the view that the excess capacity is built in by the private sector. Perhaps has come to a stage when they would now be coming to a full utilization very soon. शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। बुधवार को लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार टूटा। 174 अंक गिरकर सेंसेक्स 3 हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 44 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। जानकार इसकी वजह एशियाई और अमेरिकी बाजारों के मिले जुले संकेतों को मान रहे हैं। साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी रहने की वजह से भी बाजार पर दबाव बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। उत्तर कोरिया के हाइड्रोजन बम के परीक्षण के दावे के बाद सुरक्षा परिषद की बैठक में इस पर सहमति बनी है। और इसी बीच अमेरिका ने हाइड्रोजन बम के सफल परीक्षण के दावे पर शक जताया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने परमाणु परीक्षण करने के लिए उत्तर कोरिया की निंदा की है। ताज़ा घटनाक्रम के मद्देनजर सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया पर और प्रतिबंध लगाने की बात कही है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने उत्तर कोरिया के इस कदम को क्षेत्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने वाला कदम करार दिया। This test once again violates numerous Security Council resolutions, despite the united call by the international community
to cease such activities. It is also a grave contravention of the international norm against nuclear testing. वहीं अमेरिका ने उत्तर कोरिया के हाइड्रोजन बम के परीक्षण के दावे पर शक जाहिर किया है। The initial analysis that's been conducted of the events that were reported overnight is not consistent with North Korean claims of a successful hydrogen bomb test. There's nothing that's occurred in the last 24 hours that has caused the United States government to change our assessment of North Korea's technical and military capabilities. उत्तर कोरिया ने बुधवार को हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण करने का दावा किया था, जिसके बाद पूर्वी एशिया में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका और जापान समेत तमाम देशों ने उत्तर कोरिया के इस कदम को भड़काऊ बताया था। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी तक दे डाली। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने उत्तर कोरिया के इस कदम को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण पर भारत ने भी गहरी चिंता जताई है। भविष्य में उत्तर कोरिया को ऐसी हरकतों से बचने की सलाह देते हुए भारत ने ये भी कहा कि उत्तर कोरिया की वजह से पाकिस्तान में परमाणु हथियार आए, जिसके चलते इस क्षेत्र की शांति में खलल पड़ा है। It is a matter of deep concern that DPRK has again acted in violation of its international commitments in this regard. We call upon DPRK to refrain from such actions which adversely impact on peace and stability in the region. Our concerns about proliferation links between Northeast Asia and our neighborhood are well known. और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पहली विदेश यात्रा के तहत फरवरी में भारत का दौरा करेंगे। नेपाल के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कमल थापा ने इसकी जानकारी दी। इससे उन अटकलों को विराम लग गया है जिसमें नेपाली प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा के तहत चीन जाने की चर्चा थी। कमल थापा ने कहा है कि इस दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग से जुड़े कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। उन्होंने कहा है कि नेपाल की दक्षिणी सीमा पर नाकेबंदी जल्द खत्म होगी। उन्होंने ये भी कहा कि रक्सौल बीरगंज बिंदु को छोड़कर दूसरे सभी सीमा बिंदु से मालवाहक वाहन बिना किसी रोक टोक के आ जा रहे हैं। बीते कुछ महीनों से मधेशी ज्यादा प्रतिनिधित्व को लेकर नए संविधान के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि देश के युवाओं को आगे बढ़कर नेशनल कैडेट कोर जैसी संस्था में शामिल होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2016 के उद्घाटन के मौके पर बुधवार को ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने एनसीसी के प्रयासों की सराहना की। एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2016 में 17 एनसीसी निदेशालयों से आए 2700 से ज्यादा कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। I would like to encourage more young people to join the NCC, get the benefit of an educational experience that facilitates character building and helps mold young people into robust, resilient and responsible adults. और अब खबरें खेल जगत से। भारतीय निशानेबाज अपूर्वी चंदेला ने महिलाओं की 10 मीटर राइफल स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही अपूर्वी ने स्वीडिश कप ग्रापी के शूटिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने 211.2 अंक अर्जित कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अपूर्वी से पहले ये रिकॉर्ड चीन की यी सीलिंग के नाम था, जिसने 211 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। अपूर्वी रियो ओलंपिक के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं। और इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते नजर हेडलाइंस पर। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा BS6 उत्सर्जन मानक। परिवहन मंत्री के वाहन कंपनियों से मांगा सहयोग। नक्सल पीड़ित इलाकों के लिए 1000 करोड़ रुपए मंजूर। 7 राज्यों के 35 जिलों को केंद्र की मदद। विकास कार्यों में आएगी तेजी। निलंबित बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई। अनुशासन समिति ने पाया दोषी। केंद्रीय संसदीय बोर्ड लेगा अंतिम फैसला। उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी। सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में सहमति। हाइड्रोजन बम धमाके के दावे पर अमेरिका ने जताया शक। और भारतीय महिला निशानेबाज अपूर्वी चंदेला का विश्व रिकॉर्ड। स्वीडिश कप ग्रां प्री में 10 मीटर एयर राइफल से
ने 211.2 अंक अर्जित कर जीता स्वर्ण पदक। चीन की यी सिलिंग का रिकॉर्ड तोड़ा।